हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल कुक स्टडी में। मैं कमल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको यहाँ पर कराऊंगा आर्मी टेक्निकल एनए का दोस्तों फिजिक्स का पार्ट नंबर 29, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको भौतिक विज्ञान का भाग नंबर 29 मिलेगा। इससे पहले दोस्तों आपको 28 भाग कराए जा चुके हैं, जहाँ पर आपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे। यदि आपने पिछले वाले भाग को ना देखा हो दोस्तों तो आप ज़रूर देख लें, ताकि यहाँ तक के क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएँ। और आज हम बात करेंगे पार्ट नंबर 29 की, यानी कि पार्ट नंबर 29 के क्वेश्चनों को दोस्तों देखेंगे। तो आराम से आप देखें शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को, और सारे क्वेश्चनों को हमेशा की तरह आराम से नोट करते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई क्या है? यानी कि आपको बताना है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। पहले यहाँ पर आप जानेंगे दोस्तों जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होती है ये क्या होती है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, माना यहाँ पर आपने कोई सेक्शन लिया, यहाँ पर आपने यूनिट एरिया का कोई सेक्शन लिया दोस्तों, और यहाँ से आप यदि मैग्नेटिक फील्ड को दें, यहाँ पर आपने दिया है मैग्नेटिक फ्लक्स कहें, मैग्नेटिक यहाँ पर दोस्तों आपने फील्ड दिया, तो यहाँ से दोस्तों जितने भी रेखाएं पास होंगी, यानी कि अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स दोस्तों जो पास होगा यहाँ से यूनिट एरिया से, उसी को आप कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। यानी कि यहाँ पर आप डिफाइन करना चाहें तो आप कह सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। यानी कि प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाला दोस्तों मैग्नेटिक जो फ्लक्स होता है उसी को आप कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। यानी कि यदि आप इसको फॉर्मूले के तौर पर लिखना चाहें तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, आप दोस्तों मैग्नेटिक फ्लक्स को लिखते हैं फाई के द्वारा, और एरिया को आप ए लिख सकते हैं। तो डेंसिटी बी इक्वल टू हो जाएगा फाई अपॉन ए। तो आप इसको नोट कर लेंगे। यदि आप यहाँ से दोस्तों यूनिट को निकालें, यदि आप यहाँ से यूनिट को निकालेंगे तो यूनिट हो जाएगी, देखिए फाई यानी कि जो फ्लक्स होता है दोस्तों उसकी यूनिट क्या होती है, वेबर होती है, और डिवाइड एरिया की होती है मीटर का स्क्वायर। यानी कि यहाँ से आपको डेंसिटी की यूनिट मिलती है दोस्तों वेबर पर मीटर का स्क्वायर। लेकिन यदि आप देखेंगे दोस्तों ऐसा ही पद्धति में, तो इसको आप नॉर्मली टेस्ला के द्वारा दिखाते हैं। यानी कि टेस्ला इक्विवेलेंट है दोस्तों वेबर पर मीटर स्क्वायर के, यानी कि दोनों एक ही हैं। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर ए वाले में, आपको टेस्ला यहाँ पर दिया गया है, तो टेस्ला में दोस्तों आप टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अंतरिक्ष यात्री संवाद के लिए डैडेस का प्रयोग करते हैं। यानी कि आपको बताना है एस्ट्रोनॉट्स यूज डैडेस टू कम्युनिकेशन। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, एस्ट्रोनॉट जो होते हैं दोस्तों, यानी कि जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, वार्तालाप के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं आपको बताना है। आपको मालूम होगा दोस्तों जो स्पेस होता है, यानी कि जो निर्वात होता है, निर्वात में जो साउंड वेव्स होती हैं वो दोस्तों ट्रैवल नहीं करती हैं क्योंकि आप जानते हैं जो साउंड वेव होती हैं दोस्तों एक प्रकार से लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, और लॉन्गिट्यूडनल वेवों को यानी कि अनुदैर्ध्य तरंगों को गुजरने के लिए, चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आप कह देंगे जो एस्ट्रोनॉट होते हैं दोस्तों वो इस्तेमाल करते हैं रेडियोज़ का। रेडियोज़ दोस्तों जो कि एक प्रकार से रेडियो वेव का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक प्रकार से मैग्नेटिक वेव्स होती हैं, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहेंगे आप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं दोस्तों, यानी कि वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं जो कि निर्वात में भी गमन कर लेती हैं, क्योंकि ये दोस्तों एक प्रकार से ट्रांसवर्स होती हैं, या फिर आप कह सकते हैं दोस्तों एक प्रकार से निर्वात में चलने वाली अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप टिक कर देंगे बी वाले में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक सौर पैनल की सतह को काला रखा जाता है ताकि यह रेडियस को अधिक अवशोषित कर सके। यानी कि आपको बताना है अ सोलर पैनल इज इन केप्ट ब्लैक सरफेस सो दैट इट एब्जॉर्ब्स मोर। क्या एब्जॉर्ब कर सके दोस्तों? जो सोलर पैनल होते हैं, सोलर का जो पैनल आपने देखा होगा दोस्तों, नीचे की सतह को देखें दोस्तों, यहाँ पर सरफेस को देखें, इसको ब्लैक रखा जाता है, यानी कि काला रखा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है आपको रीज़न बताना है। इसका रीज़न होता है दोस्तों ये ताकि ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर सके, यानी कि कैन मोर हीट
रेडिएशन एब्जॉर्ब, यानी कि दोस्तों यहाँ पे देखिए ज़्यादा ऊष्मीय विकिरण को अवशोषित कर सके, इसीलिए आप काले को रखते हैं। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, जो ब्लैक कलर होता है वो एक प्रकार से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करता है लाइट का, यानी कि रेडिएशन का दोस्तों ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए इसको ब्लैक रखा जाता है। आपने देखा होगा दोस्तों, गर्मियों के दिनों में काले कपड़ों को अवॉइड किया जाता है, तो उसका रीज़न यही होता है कि काला रंग ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। इसके आधार पर और भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप याद रखेंगे जो काला रंग होगा दोस्तों वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, और जो वाइट वाला होता है वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। तो यहाँ पर आप टिक करेंगे ए वाले में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लेज़र विकिरण की एक बीम या फिर आप कहें एक पुंज है, जिसमें यानी कि आपको पूछा गया है दोस्तों, द लेज़र इज़ अ बीम ऑफ रेडिएशन विच आर। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो लेज़र होता है इसका बार बार फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। लेज़र कहने का मतलब है दोस्तों लाइट एम्प्लीफिकेशन फिकेशन, ऐसे आपका स्टिमुलेटेड ई से आपका एमिशन और आर से रेडिएशन, या फिर आप कह सकते हैं दोस्तों इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन। तो यहाँ पर दोस्तों आपको नॉर्मली पता होना चाहिए, जो लेज़र होता है दोस्तों एक प्रकार का ऑप्टिकल डिवाइस के द्वारा दोस्तों लाइट को क्या करता है, एम्पलीफाई करता है। किसके माध्यम से दोस्तों, स्टिमुलेटेड एमिशन रेडिएशन के माध्यम से। तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। यहाँ पे किस प्रकार के लाइट का इस्तेमाल किया जाता है आपको बताना है दोस्तों, और लाइट सोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे देखिए आपको कोहेरेंट और मोनोक्रोमेटिक दो चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। जो कोहेरेंट होता है दोस्तों, कोहेरेंट या फिर आप इसको कहते हैं संसक्त या सशक्त कह सकते हैं आप। कोहेरेंट क्या होते हैं दोस्तों, देखिए आप दो वेवों को देखेंगे, यहाँ पर आप देखिए और आप इनको देखिए। आप यहाँ पे देखते हैं दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर समान फ्रीक्वेंसी दोनों वेवों में आपको दिखती है, और वेवलेंथ भी दोस्तों या फिर आप कहें वेव का जो फॉर्म है वो आपको सेम दिखता है। यानी कि आप कहेंगे सेम फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति एंड वेव फॉर्म या फिर आप कह सकते हैं दोस्तों जो फेज है, ये जो कला है ये आपको दोस्तों सेम दिखती है। यानी कि दोनों की फ्रीक्वेंसियाँ और दोनों की कलाएं दोस्तों समान हैं। तो ऐसे वाले आइडेंटिकल वेव्स को दोस्तों आप क्या कहते हैं, कोहेरेंट वेव कहते हैं। और जो यहाँ पे देगा दोस्तों, जो सोर्स देगा उसको आप कोहेरेंट वेव सोर्स कहते हैं। तो ये आपका कोहेरेंट हो गया। और जो आपका नॉन कोहेरेंट होता है दोस्तों या इनकोहेरेंट होता है वो आपका ये वाला है, यानी कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसियाँ अलग अलग होंगी और वेव फॉर्म भी दोस्तों अलग डिज़ाइन में होगा। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, जो लेज़र होता है दोस्तों वहाँ पर हमेशा ही कोहेरेंट सोर्सेज का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि समान प्रकार की फ्रीक्वेंसियाँ लगातार आएंगी और वो दोस्तों लगातार स्टिमुलेट होते होते यहाँ पर हायर एनर्जी लेवल तक जाती रहती हैं, और इस प्रकार से बहुत ज़्यादा आपको इंटेंसिटी वाली लाइट मिलती है। और यहाँ पे दोस्तों दूसरी चीज़ है मोनोक्रोमेटिक। जो मोनोक्रोमेटिक होता है दोस्तों, यानी कि आप इसको कहते हैं एक वर्णी कहने का मतलब है दोस्तों यहाँ पे एक ही कलर का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि आप देखते हैं, यदि आप वाइट लाइट को देखें दोस्तों तो वहाँ पर आप देखते हैं 7 रंग होते हैं, VI, VG, YOR। तो यहाँ पे दोस्तों ये आपका एक प्रकार से क्या है, ये आपका दोस्तों नॉन मोनोक्रोमेटिक है। यानी कि यहाँ पर बहुत सारे रंग हैं, इसीलिए दोस्तों ये आपका एक वर्णी नहीं है। यदि आप दोस्तों यहाँ पर पर्टिकुलर कोई एक फ्रीक्वेंसी की लाइट को लें, मान लीजिए आपने रेड को ही ले लिया या फिर दोस्तों आपने यहाँ पे वॉलेट को ले लिया, तो ये दोस्तों क्या कहलाएगा, पूरा मोनोक्रोमेटिक कहलाएगा, यानी कि एक वर्णी कहलाएगा। तो लेज़र में दोस्तों मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट सोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपको देखिए सी वाला दिखता है, कोहेरेंट और मोनोक्रोमेटिक। तो सी वाले में टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बिजली के उपकरणों में अर्थ क्यों लगाया जाता है। यानी कि आपको बताना है वाई इज़ यूज्ड अर्थिंग इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट, या फिर आप कहें इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट। जो इलेक्ट्रिक उपकरण होते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिक जो इक्विपमेंट होते हैं यानी उपकरण होते हैं, वहाँ पर दोस्तों आपने देखा होगा अर्थ का इस्तेमाल किया जाता है, अर्थिंग का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों किया जाता है आपको बताना है। इसका रीज़न यहाँ पे देखिए दोस्तों 2-3 रीज़न होते हैं। जो अर्थिंग होती है दोस्तों, ये क्या करती है, ये एक प्रकार से एक पाथ प्रोवाइड कराती है,
यानी कि इट प्रोवाइड अ पाथ टू फ्लो अ फॉल्ट करंट, यानी कि जो फॉल्ट करंट होगी दोस्तों, यानी एक प्रकार से जो अनावश्यक करंट होती है उसको बहने के लिए एक पाथ को दोस्तों प्रोवाइड कराता है। और ये पाथ कहाँ जाता है? टू अर्थ, यानी कि पृथ्वी को दोस्तों यहाँ पे एक प्रकार से जाता है, या फिर आप कह सकते हैं जो अनावश्यक करंट होगी दोस्तों वो अलग वाले पाथ से वहाँ पर अर्थ की ओर चली जाएगी। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि अनावश्यक लाइट ना हो। एक ये हो गया। दूसरा रीज़न होता है दोस्तों, माना अचानक यहाँ पे देखिए करंट लगने का खतरा होता है, यानी कि ये दोस्तों आपको इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है, यानी कि सेव करता है। तो दूसरा आपका रीज़न ये होता है। और एक रीज़न ये भी होता है दोस्तों, जो ईथर होता है एक प्रकार से ये लाइट सर्किट ब्रेकर के तौर पर कार्य करता है, यानी कि माना दोस्तों कोई फॉल्ट यहाँ पर सर्किट हो जाता है, तो ऐसे वाले केस में दोस्तों जो ईथर है, यानी कि जो दोस्तों आपका अर्थिंग है, वो क्या करता है? सर्किट ब्रेकर के तौर पर दोस्तों, या फिर आप कह सकते हैं फ्यूज़ के तौर पर, फ्यूज़ वायर के तौर पर वर्क करता है। तो यहाँ पर आपने दो तीन एक चीज़ें देखी दोस्तों। यहाँ पर आपको देखिए पहला दिया है टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ डैमेज, यानी किसी भी प्रकार की क्षति से बचाता है। तो पहला रीज़न आपका एक्यूरेट है। सेकंड वाला आपको दिया है टू प्रिवेंट फ्रॉम करंट, यानी कि दोस्तों करंट से बचाता है, ये भी आपका राइट है। थर्ड वाला आपको दिया है टू स्टॉप शॉर्ट सर्किट, यानी कि शॉर्ट सर्किट से बचाता है, तो ये भी आपका दोस्तों राइट है। तो आपके तीनों ही राइट हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला दिखता है आपको, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक उपकरण जिसका उपयोग वैद्युत उपकरणों में विद्युत आवेश को संरक्षण करने के लिए होता है, यानी कि आपको पूछा गया है अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स टू स्टोरिंग द इलेक्ट्रिक चार्ज। दोस्तों यहाँ पर देखिए स्टोरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज, या फिर आप कहें दोस्तों इलेक्ट्रिक एनर्जी, आपको दोनों ही लिख के आएंगे। कभी कभार आपको एनर्जी लिख के भी दिया रहता है, यानी कि आवेश को, या फिर आप कहें दोस्तों वैद्युत ऊर्जा को संरक्षित करने के लिए कौन से वाले डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा दोस्तों सर्किटों में बहुत सारे जो लैमिनेटेड सर्किट होती हैं, इंटीग्रेटेड सर्किटें होती हैं, वहाँ पर आपने इस प्रकार के यहाँ पर पीछे लगे होंगे इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंटों को आपने देखा होगा। कुछ सिलेंड्रिकल भी होते हैं आपके, या सर्कुलर इस प्रकार से होते हैं। तो ये दोस्तों एक प्रकार से कहलाते हैं कैपेसिटर। यदि आप इनका सर्किट देखें दोस्तों, कैपेसिटर कहलाते हैं, यानी संधारित्र आप इनको कहते हैं। यदि आप इनका सर्किट देखें दोस्तों, तो नॉर्मली आपका दो प्लेटें होती हैं, कंडक्टिंग प्लेटें होती हैं। ये दोस्तों आपकी दो पैरेलल कंडक्टिंग प्लेटें होती हैं, और इनमें दोस्तों एक आपकी पॉजिटिवली चार्ज होती है, एक आपकी नेगेटिवली चार्ज होती है, और बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है दोस्तों, यानी कि परावैद्युतांक होता है, परावैद्युत पदार्थ आप इसको कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ। ये क्या करता है दोस्तों, एक प्रकार से जो करंट होती है उसको पोलराइज करता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको पोलराइज करता है, और ज़्यादा दोस्तों इसकी कैपेसिटी को बढ़ाता है। यानी कि प्लेटें दोस्तों जो चार्ज कंटेन करती हैं यहाँ पे इस प्रकार से देखिए, इनकी कैपेसिटी को बढ़ाता है, यानी कि और ज़्यादा इकट्ठा करने की इनको दोस्तों क्षमता देता है। तो यहाँ पे देखिए आपने यहाँ पे चार्ज किया, और ये आपका यहाँ पे एनर्जी को स्टोर कर लेगा, और जहाँ पर आवश्यकता होगी उसके आधार पे आप इसको रिलीज़ कर सकते हैं। तो ये दोस्तों सिंपल प्रिंसिपल होता है कैपेसिटर का। आप क्या कह देंगे दोस्तों, जो कैपेसिटर होते हैं एनर्जी को या फिर आप कहें चार्ज को स्टोर करने का काम करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों Q इक्वल टू होता है CV, यानी कि C इक्वल टू आपका Q/V होता है, और यही आपका कैपेसिटी कहलाती है, या फिर आप कहें दोस्तों कैपेसिटेंस कहलाता है। तो आप इसको याद रखेंगे। इसका मात्रक होता है दोस्तों फैरड आप याद रखेंगे, फैरड यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर आप बी वाले में टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तापमान बढ़ने पर, यानी कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेज। दोस्तों यहाँ पर देखिए जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है यानी बढ़ता है दोस्तों, तो इनमें से क्या होगा आपको बताना है। पहला आपको दिया गया है विस्कोसिटी इंक्रीज और सरफेस टेंशन इंक्रीज।
यानी कि यहाँ पर आपको विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन को देखना है क्या होता है इनमें। यदि आप बात करें दोस्तों विस्कोसिटी की, विस्कोसिटी यानी कि श्यानता। श्यानता क्या होती है दोस्तों? ये लिक्विड का यानी कि तरलों का और गैसों का दोस्तों एक गुण होता है, एक मैकेनिकल दोस्तों प्रॉपर्टी होती है। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है दोस्तों? आपने देखा होगा जो पानी होता है, यदि आप उसकी अलग अलग सतहों को देखें दोस्तों, अलग अलग आप लेयर्स को देखें तो इनके बीच में एक प्रकार का फ्रिक्शन कार्य करता है। फ्रिक्शन यानी कि आप इसको कह सकते हैं दोस्तों घर्षण। तो इसी घर्षण को दोस्तों आप क्या कहते हैं? विस्कोसिटी कहते हैं, यानी कि श्यानता कहते हैं। और यही केस दोस्तों आपका एयर में भी होता है, अलग अलग लेयरों में बीच में जो फ्रिक्शन लगता है उसी को आप घर्षण कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी क्या होगी? जाहिर तौर पर विस्कोसिटी दोस्तों यहाँ पर कम होगी। लिक्विड जितना गाढ़ा होगा, जितना डेंस होगा दोस्तों, यानी कि जितना आपका डेंसिटी ज़्यादा होगी, सघन होगा, उतनी ही ज़्यादा श्यानता होगी। और जब आप गर्म करते हैं तो डेंसिटी वहाँ पर डिक्रीज होती है, तो इसीलिए आप कह देंगे श्यानता भी दोस्तों डिक्रीज होगी हमेशा। तो यहाँ पर आपको देखिए विस्कोसिटी डिक्रीज यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर आप सी वाले में टिक करेंगे। और यदि आप बात करें दोस्तों सरफेस टेंशन की, सरफेस टेंशन ये भी दोस्तों एक प्रकार से लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है। ये दोस्तों आपकी गैसों में नहीं होती, बल्कि केवल आपको लिक्विड में ही देखने को मिलती है, यानी कि तरलों में दोस्तों ये गुण देखने को मिलता है। आपने देखा होगा पानी की बूंदें दोस्तों गोल गोल शेप में दिखती हैं आपको, छोटी बूंदें, या लिक्विड दोस्तों कम से कम एरिया को घेरने का गुण रखता है। तो इसी को आप सरफेस टेंशन कहते हैं, यानी कि एक प्रकार से जो अंदर की वो टेंशन लगता है लेयर में, इसी को दोस्तों आप टेंशन कहते हैं। टी इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। यदि आप यहाँ से यूनिट को निकालें तो न्यूटन पर मीटर होता है। और वैसे आपको श्यानता का पूछा जाए यूनिट दोस्तों तो ये पॉइजले होता है, आप याद रखेंगे, पॉइजले आपका श्यानता का होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टेंशन में क्या होगा दोस्तों, यदि आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेंशन भी दोस्तों ये कम होती है, यानी कि पानी लिक्विड फैलेगा दोस्तों वहाँ पर गर्म करने पर, जिससे टेंशन जो होगा, जो तनाव होगा दोस्तों, वो लगातार कम होता रहेगा। तो आप कह देंगे सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी दोनों ही डिक्रीज होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में व्युत्पन्न राशि है, यानी कि आपको बताना है विच वन इज अ ड्राइव्ड क्वांटिटी। आपको बताना है यहाँ पे देखिए, यदि आप बात करें दोस्तों फिजिकल क्वांटिटीज़ की, जो क्वांटिटीज़ हैं वो दोस्तों मेनली दो प्रकार की होती हैं। एक आपकी होती है दोस्तों फंडामेंटल होती है, यानी कि आप इसको कहते हैं दोस्तों मौलिक या मूल जो राशियाँ होती हैं। और सेकंड होती है ड्राइव्ड। यदि आप बात करें दोस्तों फंडामेंटल की, तो फंडामेंटल मेनली 7 होती हैं, जिनमें से आपका आता है टाइम, टेम्परेचर, और आपकी आती है करंट, और यहाँ पर आता है डिस्टेंस या फिर आप लेंथ कह सकते हैं दोस्तों, और यहाँ पर आता है अमाउंट ऑफ मैटर यानी पदार्थ की मात्रा, और यहाँ पर आता है इंटेंसिटी, और यहाँ पर मास भी आपका आएगा दोस्तों, एक द्रव्यमान आएगा। तो ये मुख्यतः 7 यहाँ पर राशियाँ होती हैं, जो कि मुख्यतः क्या हैं दोस्तों, ये कहलाती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़। इनके अलावा जो भी होंगी फिजिकल क्वांटिटीज़, वो सारी की सारी आपकी ड्राइव्ड यानी कि व्युत्पन्न कहलाती हैं। व्युत्पन्न नाम से ही पता लग रहा होगा दोस्तों, जो कि इनके द्वारा बनती हैं, यानी कि फंडामेंटल को लेके ही दोस्तों आप जिनको बनाते हैं उनको आप ड्राइव्ड कहते हैं। तो यहाँ पर आप क्लियर देखते हैं, टेम्परेचर दोस्तों फंडामेंटल है, तापमान। वैसे आप देखते हैं यहाँ पे एम्पियर भी आपका फंडामेंटल है, मीटर यानी कि दूरी भी दोस्तों लंबाई का मात्रक है, यानी कि फंडामेंटल है। तो यहाँ पर आप कह देंगे दोस्तों जो प्रेशर है, प्रेशर एक प्रकार से क्या हो जाएगा, ये आपका दोस्तों एक प्रकार से ड्राइव्ड क्वांटिटी हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं प्रेशर इक्वल टू होता है दोस्तों फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि आप यहाँ से मात्रक निकालेंगे, न्यूटन बट्टी मीटर का स्क्वायर है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, प्रेशर। तो यहाँ तक दोस्तों आप क्वेश्चन को तैयार करें। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और समझ में आए होंगे, और भी इस प्रकार के क्वेश्चनों को लगातार बताते रहेंगे दोस्तों, हमारे साथ भी बने रहेगा। ओके, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।